जी, तो हम आ चुके हैं अपने डे 47 ऑफ आवर मास्टर सीरीज़। और आज हम बात करने वाले हैं होल रिवीजन की। होल रिवीजन की जब मैं बात कह रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ पेपर 2 आपके इंग्लिश लिटरेचर की। और इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस जितना वास्ट है, आपको इर्द गिर्द नहीं समझ में आता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। अगर आपकी जैसे दिक्कत है लास्ट टाइम में कि हम क्या मेजरली चीज़ें कवरअप कर ले कि पेपर 1 के साथ हम पेपर 2 अगर मिला दें तो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। तो उस क्वेरी को दूर करने के लिए मैं बता दूं कि अगर आप कितना भी बिगिनर हैं, कितनी भी कुछ भी चीज़ें हैं आपकी, आप पहली बार दे रहे हैं, कुछ भी है अगर, तो आपको क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपको अपना बेस क्लियर रखना है। बेस क्लियर कैसे रहेगा? जब आपकी टाइमलाइन क्लियर होगी, पीरियड्स क्लियर होंगे, साथ में आपकी जो लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म वाला सेक्शन है वो क्लियर रहेगा। ये दो चीज़ें आपको मेजरली बना के रखनी ही रखनी है। साथ में कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस करते रहो, वहाँ से तुम्हारे 20 नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके तुमको नंबर जोड़ने हैं, करना है, क्योंकि लिटरेचर तो बहुत वास्ट है। तुम भटकते रह सकते हो। लास्ट टाइम में तुम और क्या कर सकते हो, तुम इंडियन लिटरेचर इजी पड़ेगा, इंडियन लिटरेचर को देख सकते हो, वन शॉट्स पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे मिल जाएगा। अमेरिकन लिटरेचर हो गया, या अगर मैं कहूँ कि और तुमको अफ्रीकन लिटरेचर देखना है या नहीं देखना है, तो वो उतना हाई वेटेज पे मत रखो। लिंग्विस्टिक देख सकते हो, क्योंकि लिंग्विस्टिक का वेटेज बढ़ गया है। स्टाइलिस्टिक भी पूछा जा सकता है, स्टाइलिस्टिक को भी देखना है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो देखनी है। तो आज मैं क्या करा रही हूँ, आज मैं करा रही हूँ रिवीजन। रिवीजन कैसे करा रही हूँ, एक आइडिया मिलेगा। जो इन बच्चों का पहली बारी है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको भी कुछ एक आइडिया मिलेगा। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनका तो रिवीजन बहुत बढ़िया होने ही वाला है। ठीक है, तो जब मैं बात करती हूँ ब्रिटिश लिटरेचर के, मैं टाइमलाइन पे चलूँगी, मेन बातें करूँगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखेंगे, मेन चीज़ें बस पढ़ते चले जाएंगे फटाफट से। अगर मैं ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ तो इसमें हमने एक टाइमलाइन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश था, है ना। ओल्ड इंग्लिश की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ बेवुल्फ की। ओल्ड इंग्लिश से सबको याद आ जाती है बात बेवुल्फ की, या फिर मैं कहूँ कि एडमंड हिम्स, है ना। जहाँ हमने देखा था कि एंग्लो सेक्शन टाइम पीरियड जो क्रॉनिकल था वो पहला इंग्लिश प्रोज हिस्ट्री रहा है। वहीं पे वॉन्डरर, सी फॉरर, वो सारी चीज़ें अपनी अलग हैं। बाकी ओल्ड इंग्लिश वाले टाइम पीरियड से इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती। बेवुल्फ मेन चीज़ें हैं जिसमें एलिटरेटिव वर्ड्स आपको देखने को मिलता है, कैसरा देखने को मिलता है। तो वो मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, पढ़ के रखना है। और इसी के साथ मुझे बता दो इसमें कितनी लाइंस थी। जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है फटाफट से कमेंट डाउन करो इसमें कितनी लाइंस थी। ओल्ड इंग्लिश के बाद अगर मैं बात करूँ मीडिएवल पीरियड की, देखो हर एक चीज़ तो अगर बहुत डेप्थ में रिवीजन तुम लोगों को चाहिए तो वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैं इस 50 दिन की जो मैंने मास्टर सीरीज़ करी थी, इसमें मैंने तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, मल्टीपल रिवीजन सेशंस करा दिए, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ट्रैप्स, कन्फ्यूज़न, सारी चीज़ें कराने के बाद अब हम डे 47 पे हैं, है ना। डे 47 पे हैं तो डोंट एक्सपेक्ट कि लास्ट टाइम पे भी मैं एक चीज़ें पीडीएफ से मैंने पढ़ा दिया जितना मैंने पढ़ाना था। अब हम लास्ट टाइम पे बस रिवाइज़ कर रहे हैं, और रिवाइज़ करने में हम जान रहे हैं कि वेवल्फ में हमने ओल्ड इंग्लिश में वेवल्फ वाला मेन पार्ट है जो तुमको याद रखना है। वहीं अगर मैं मीडिएवल की बात करूँ तो मीडिएवल इंग्लिश में हम देखते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चौसर एक मेन की फिगर है। इनके बारे में अगर अभी तक नहीं पढ़ा है पढ़ लो भाई, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, है ना। चौसर का कौन सा फेमस वर्क है? कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, कैंटरबरी टेल्स। या फिर मैं कहूँ लिंड का कौन सा इम्पोर्टेंट वर्क है। जो बोलती जा रही हूँ उसको अपने दिमाग में रिकॉल करते रहो, बार बार याद करते रहो कि क्या क्या बात कह रहे हैं। ये हम रिवाइज कर रहे हैं जिसमें तुम्हारा दिमाग खुलेगा। मैंने मीडिएवल अगर बोला, चौसर बोला, तो तुमको कैंटरबरी टेल याद आना चाहिए। कैंटरबरी टेल याद आना चाहिए तो तुमको ये भी याद आना चाहिए कि चौसर जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं, ना कि इंग्लिश नॉवल, इंग्लिश पोइट्री के हैं।
ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनसे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। कैंटरबरी टेल में तुमको देखने को मिला है ट्रेवल नैरेटिव की तरह एक फ्रेम नैरेटिव वाला पार्ट देखने को मिला है। वहीं लैंगलैंड का कौन सा वर्क है, पियर्स प्लूमन, जिसमें तुमको एलिटरेटिव रिवाइवल देखने को मिला है। यहाँ पे भी एलिटरेटिव वर्स है, यहाँ पे भी एलिटरेटिव वर्स है। उसी के साथ साथ तुमको मिस्ट्री प्लेस देखने को मिले थे। मिस्ट्री प्लेस में तुमको देखने को मिल रहा था कि कैसे बाइब्लिकल स्टोरीज हो रही थी। मॉरलिटी प्ले देखने को मिल रहे थे। मॉरलिटी प्ले के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, मिडेवल इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना तुमको पढ़ना है। अपने वीक एरियाज़, कल भी मैंने तुमसे कहा है कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें अपने वीक एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लो और उन पर काम करना चालू कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। उसके बाद आता है रेनेसांस जो गोल्डन एज है, एलिजाबेथन पीरियड है, जिसमें देखा गया कि आर्ट को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा। और यहाँ पे तुमने देखा कि पेट्रार्कन सोनेट आया। पेट्रार्कन सोनेट में तुरंत क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है पेट्रार्कन सोनेट की बात हो रही है तो शेक्सपियर या एलिजाबेथन या कुछ भी उनके दिमाग में आ जाता है। तो मैं तुमको बता दूँ कि पेट्रार्कन सोनेट से तुमको एसोसिएटेड नाम याद रखना है पेट। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश सोनेट या ब्लैंक वर्स की, तो ज़रा कमेंट डाउन करके बता दो इंग्लिश सोनेट और ब्लैंक वर्स से कौन एसोसिएटेड है। ब्लैंक वर्स बहुत यूज़ किया है शेक्सपियर ने, बट मेन की फिगर कौन है जो एसोसिएटेड है इससे, जल्दी कमेंट डाउन करो। वहीं अगर मैं बात करूँ फिलिप सिडनी की अगर मैं बात करूँ, देखो रेनेसांस में ना तुम एसएमएस से 3 मेन की फिगर याद रख सकते हो। कौन 3, किन की बात मैं कर रही हूँ, सिडनी, शेक्सपियर या फिर स्पेंसर याद कर लो और मार लो, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टस मार्लो का। और अगर मैं बात करूँ सिडनी का, तो सिडनी का अपॉलजी फॉर पोइट्री जो फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तरह देखा जाता है ना। अच्छा ये बता दो मेरे को कि टच स्टोन मेथड किसका है। ये जो एक्सटेंसिव रिवीजन मैं ऐसे करा रही हूँ ना, इससे ये है कि तुमको बीच बीच के पॉइंट्स जो है उसमें तुमको याद आएगा, कि बीच बीच में तुमको याद आती रहेंगी चीज़ें कि अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था, ये भी था, है ना। बहुत मैं पीडीएफ से पढ़ा चुके हैं तुम्हें। अब तुम्हारा आज यहाँ रियल रिवीजन है, मैं लाइव आके कराना चाहती थी बट कोई बात नहीं, है ना। रेनेसांस में और तुमको क्या याद रखना है, एक डॉक्टर फॉस्टस हो गया, एक फेरी क्वीन हो गया, एडमंड स्पेंसर का जिसमें स्पेंशेरियन स्टेंजा भी आता है ना। वो कितनी लाइंस का होता है, उसमें क्या राइमिंग स्कीम होती है, ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, पढ़नी है तुमको अगर अभी तक नहीं पढ़ी हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है मेटाफिजिकल एज। अभी तक तुम्हारा क्या आया, ओल्ड इंग्लिश आया, मिडिल इंग्लिश आया, रेनेसांस आया, अब क्या आया, मेटाफिजिकल एज आया। मेटाफिजिकल एज की बात आती है तो जॉन डन तो आते ही आते हैं, जॉन डन आएंगे तो वहाँ तुमको देखने को मिलेगा कि नो मैन इज़ इन आइलैंड, ये किसका था, ये डन की डिवोशन जो एक प्रोज वर्क है उसमें देखने को मिल रहा था। वहीं अगर तुमको कौन देखने को मिल रहे थे, जॉन डन देखने को मिल रहे थे, जॉर्ज हर्बर्ट देखने को मिल रहे थे, उसके बाद मार्वल देखने को मिल रहे थे, है ना, एंड्रू मार्वल टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस की, जिसमें कार्पे डियम की थीम थी, है ना। एंड्रू मार्वल के साथ साथ और एक कौन देखने को मिल रहे थे, जल्दी से बताओ, कमेंट डाउन करो। मेटाफिजिकल पोइट्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी 5 मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम कमेंट डाउन करो। ये जितनी बातें मैं बार बार बोल रही हूँ कमेंट डाउन करो, तो अगर तुम सच में कमेंट डाउन करोगे तुमको खुद फ़ायदा देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेशन पीरियड की, अभी तक बहुत बच्चों के दिमाग में बात आ गई होगी कि आप टाइमलाइन पढ़ा रहे हो, सब पढ़ा रहे हो, आप इसे सीक्वेंस में पढ़ाते जा रहे हो, बट आप इनका टाइम पीरियड नहीं बता रहे हो, ईयर नहीं बता रहे हो, सब पता लगेगा, ठीक है। इसका भी टेस्ट ले लूँ, जिनको आता है एक बार कमेंट डाउन कर दो, जिन बच्चों को नहीं आता उनकी मदद हो जाएगी, ठीक है। रेस्टोरेशन की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ आया था तुम्हारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मतलब यहाँ मैं मेन हाईलाइट बता रही हूँ जो तुमको याद ही रखनी है लास्ट टाइम पे, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत रेस्टोरेशन में कॉन्ग्रीव आ रहे होंगे, द वे ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कंट्री वाइफ किसका वर्क है, जल्दी बताओ। ड्राइडन याद आए, ड्राइडन कौन सी एज के हैं बताओ जल्दी, कौन सी एज के हैं।
अगर मैं फिर तुमसे बात करूँ नियो क्लासिकल जहाँ पे हम देख रहे थे एज ऑफ रीज़न हमने देख ली। अगर मैं बात करूँ नियो क्लासिकल की, तो नियो क्लासिकल में हम देख रहे थे कि वो फिर से पीछे की तरफ जा रहे थे। अच्छा, कहानी तुमको अगर सुननी है तो इतनी सी समझ लो कि बेवुल्फ बहुत पुराना वाला टाइम हो गया। मिडिल इंग्लिश थोड़ा थोड़ा जब तुम्हारा वो एंग्लो सेक्शन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ 1066 में, है ना, वो वाला टाइम पीरियड हो गया जहाँ पे इंग्लिश का रिवाइवल होना शुरू हुआ थोड़ा 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 थोड़ा। फिर उसके बाद रेनेसांस में पूरा हो गया। रेनेसांस में चौसर मेन मीडिएवल में चौसर मेन आ गए फिर, क्योंकि चौसर के थ्रू ही कहीं ना कहीं इंग्लिश का रिवाइवल हुआ। विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग मशीन कौन से ईयर में आया, जल्दी बताओ। रेनेसांस में एलिजाबेथन एज में तुमने देखा कि कैसे गोल्डन पीरियड था, हर कोई एंजॉय कर रहा था, डेप्थ में जी रहा था चीज़ें, लाइफ फुल ऑफ मीनिंग जी रहा था। फिर रेनेसांस के बाद क्या हुआ, रेनेसांस के बाद थोड़ा सा चेंज आते आते लोग मेटाफिजिकल पोइट्री की तरफ बढ़ गए। मेटाफिजिकल पोइट्री मतलब लोग कनेक्ट करने लगे नेचर से। फिर रेस्टोरेशन, लोग रीज़न ढूंढने लग गए। न्यू क्लासिकल में तुमने देखा कि बात आती है कि वो अपने क्लासिक्स जो पुराने लोग हैं, लाइक अगर मैं कहूँ लॉन्गियस हो गए या फिर हॉरेस हो गए, एरिस्टोटल हो गए, तो उनको क्लासिसिज्म को की तरह एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में चलने लग गए, है ना। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि विक्टोरियन की अगर मैं बात करूँ, विक्टोरियन टाइम पीरियड की, तो तुमको याद होना चाहिए। देखो, बहुत एक सिस्टमेटिक वे में, एक टाइमलाइन के साथ, पूरी एक एक डिटेलिंग के साथ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो इन केस में तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तुमको डिटेलिंग नहीं मिल रही है या फिर तुमको एक प्रॉपर टाइमलाइन नहीं दिख रही है, तुम बहुत खोया हुआ महसूस कर रहे हो, तो तुम और वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वहाँ तुमको सब समझ आ जाएगा, है ना। यहाँ उन बच्चों के लिए रिवीजन ये बहुत बेहतर होगा जिनकी सारी चीज़ें टिप्स पे होंगी, या वो चाह रहे होंगे कि उनकी चीज़ें टिप्स पे हो जाएं। विक्टोरियन पीरियड की बात आ रही है तो चार्ल्स डिकेंस की तो बात आएगी, उनके हार्ड टाइम्स की बात आएगी, ब्लेक हाउस की है, या ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसका है, जल्दी बताओ। टच स्टोन मेथड किसका है, मैंने अभी पूछा था, किसका है, जल्दी बताओ, है ना। ऐसे करके अपने दिमाग में मेमोराइज करो। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, तो वैसे करके याद करो। बात हमने जो नहीं की है, वो हमने बात नहीं की है रोमांटिसिज्म की। रोमांटिसिज्म में क्या हुआ कि हमने दो जनरेशन देखी थी, एक पहली जनरेशन देखी थी और फिर दूसरी जनरेशन देखी थी। पहली जनरेशन क्या थी कि वो उसमें ब्लेक थे, वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे, जिसमें लिरिकल बैलेट तो तुमको भूलना ही नहीं है, 1798 का वर्क। फिर उसमें तुमको याद रखना है कि प्रेफेस एड हुआ था तो कब पब्लिश हुआ था, किस किस का था, है ना। सेकंड में कौन कौन थे, सेकंड में था तुम्हारे वायरन शेली कीट्स। वायरन शेली कीट्स, फिर इसी में निगेटिव कैपेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, किसने दिया था, जल्दी सोचो। कॉलरिज का सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ देखा था हमने। वहीं हमने अगर बात करें एस.टी. कॉलरिज की, तो हमने इमेजिनेशन दो टाइप की देखी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन। एक फैंसी वर्ड का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना। तो ऐसे करके बार बार रिकॉल करो अपने दिमाग में कि क्या ये चीज़ें थी, क्या नहीं थी। मॉडर्निज्म की जैसे ही मैं बात करती हूँ, वहाँ तुमको 1922 की दो बिल्डिंग्स याद आनी चाहिए मॉडर्निज्म में, जहाँ पे तुमको एक वेस्टलैंड और एक अल्सस, ये दो चीज़ें, दो वर्क मेन याद रखने हैं, देखने हैं, जिसमें करेक्टर तुमको सेम दिख रहा था। वहीं ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, जल्दी बताओ। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वर्जीनिया वुल्फ यहाँ पे आ गई थी, वर्जीनिया वुल्फ का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया था। या फिर मैं बात करूँ तुम से कंटेम्प्रेरी पीरियड की, जहाँ पे सैमुअल बेकेट, जिनका वेटिंग फॉर गॉडेट, है ना। कंटेम्प्रेरी पीरियड में तुमको देखने को मिला बेकेट, सैमुअल बेकेट, जिनको तुम बोल सकते हो थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी तुमको देखने को मिला, है ना, वेटिंग फॉर गॉडेट। हेलो पाइंटर हो गए, या फिर एंग्री यंग मैन किसका वर्क देखने को मिला, वो चीज़ याद करो, है ना। तो ऐसे करके हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये तुम्हारी एक टाइमलाइन क्लियर होनी चाहिए, अभी तक नहीं है तो तुम प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ तुमको एक टाइमलाइन वाली वीडियो दिखेगी, अभी रिवीजन वाले में भी दिखेगी, एक बेसिक में भी दिखेगी। स्टार्टिंग के फेज़ में जब मैंने कराई है, डे 10 पे देख लेना जाके, ठीक है।
यू आर सॉर्टेड। अब मैं उस पीरियड की बात कर रही हूँ जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा अटकते हैं, जहाँ बच्चों को लगता है कि भाई क्या ही चीज़ है, पता नहीं क्यों डरते हैं, पर वो डर भी जायज़ है, लव दूर करा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लिटरेरी थ्योरीज़ की। लिटरेरी थ्योरीज़ की अगर मैं बात करूँ, आज पेन भी नहीं लिया है और पेंसिल से ही बैठ के कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लिटरेरी थ्योरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास ना एक साइन वाला कॉन्सेप्ट हमें याद आता है। साइन वाला कॉन्सेप्ट याद आता है, एक मिनट रुको यार, साइन दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को। साइन वाला कॉन्सेप्ट अगर याद आता है तो साइन से तुमको याद आ रहे होंगे फर्डिनेंड साहब। फर्डिनेंड साहब, तो स्ट्रक्चरलिज्म तुमको याद आ रहा होगा, जिसमें तुमको देखने को मिला साइन का कॉन्सेप्ट। साइन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि ये सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके बना हुआ है ना। अगर मैं सारी चीज़ें लिख नहीं रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं लिखूँ, तुमको सुन के समझ में आना चाहिए। साइन किससे बनता है? सिग्निफायर और सिग्निफाइड से। ये वाला कॉन्सेप्ट तो तुमको याद ही रखना है ना। और मीनिंग कहाँ से जो रिलेशनशिप होती है वो क्या आर्बिट्रेरी होती है या नहीं होती है, ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे। साइन के साथ में लेंग पैरोल का कॉन्सेप्ट याद रखोगे। लेंग क्या होता है? लेंग होता है सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ लाइक ग्रामर, है ना, एक जो सेट ऑफ सिस्टम में चल रहा होता है। पैरोल होता है जो एक इंडिविजुअल प्रोनाउंसिएशन, हाउ वी प्रोनाउंस इन ऑल ऑफ डैट, ये वो चीज़ हो गई। अगर मैं बात करूँ वहीं अगली थ्योरी की, तो स्ट्रक्चरलिज्म कह रही हूँ, फर्डिनेंड साहब की जो ये साइन वाला हमने कॉन्सेप्ट देखा, वहीं एक डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ, डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन, वहाँ हमने डिफरेंस देखा, है ना। डिफरेंस देखा तो इसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिली कि कैसे ये वर्ड एक दूसरे से अंतर रखते हैं। और इसमें 2 वर्ड्स हमको अंतर देखने को दिख रहे थे, एक डिफ़र। इसका मतलब था हमेशा पोस्टपोन हो जाना, इसका मतलब था कि डिफरिंग फ्रॉम अदर साइंस। ये 2 पॉइंट तुमको याद रखने हैं, है ना। उसकी साथ साथ अगर मैं बात करूँ जैक्स लेकिन की, जिसमें तुमको साइको एनालिटिक थ्योरी देखने को मिल रही थी। साइको एनालिटिक थ्योरी में तुमको मिरर स्टेज का कॉन्सेप्ट आया था, जहाँ बच्चे अपनी 6 से 18 महीने की उम्र में अपने आप को बलवान ईगो फॉर्म कर लेता है, एक सेल्फ इमेज फॉर्म कर लेता है, अपने आप को कंप्लीट मानने लगता है, जो एक इल्यूज़न ही होता है ना। अगर मैं बात करूँ मिरर स्टेज की, तो उसके अलावा तो हमने देखा था इमेजिनरी, सिम्बॉलिक। इमेजिनरी क्या होता है? इमेजिनरी वो होता है जो हम अपनी ईगो के साथ फॉर्म कर लेते हैं अपने मिरर स्टेज में। सिंबॉलिक क्या होता है? सिंबॉलिक होता है जो हम मान लेते हैं कि हाँ अच्छा ऐसा है। और रियल जो रजिस्ट कर रहा होता है, जहाँ ट्रॉमा तुम्हारा निकल के आ रहा होता है, वो वाली चीज़ें। इसके साथ में जैक्स लेकिन का ये जो मिरर स्टेज वाला कॉन्सेप्ट है, या फिर अगर मैं और तुमसे बात करूँ कि ईगो, सुपर ईगो, आईडी, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर तुमने डिटेल में नहीं पढ़े हैं, आई सजेस्ट कि लिटरेरी थ्योरीज़ की वीडियो तुमको देखनी है डे 11 से 20 के बीच में, ठीक है। अगर अगली बात हम करें तो हम बात मतलब एकदम सांस भूल जाती है भाई, एक साथ बोलते और वो भी ऐसे दिमाग लगा के कि हाँ भाई ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमने कर लिया साइको एनालिटिक कर लिया। साइको एनालिटिक के साथ में एक ना एल्थ्यूजर का वो कॉन्सेप्ट जो था ISA RSA वाला, है ना। चलो इसी के साथ में मुझे बता दो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? हेजेमनी का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, जल्दी बता दो। मार्क्सिज्म में हमने जो बेस सुपर स्ट्रक्चर वाली बात देखी थी कि बेस ही डिटरमाइन करता है सुपर स्ट्रक्चर को, है ना। हर एक थ्योरी से रिलेटेड एसोसिएटेड की फिगर्स तुमको रटे हुए होने चाहिए कि ये इनमें है, ठीक है। इंटरपेलेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, किससे है? आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं तुम लोगों को का दिमाग खोलने आई हूँ कि मैं तुमसे फटाफट सवाल पूछ रही हूँ। हेजेमनी क्या है? तो तुमको याद आना चाहिए कि कंट्रोल विद कंसेंट। ISA क्या है? तो ISA में तुमको याद आना चाहिए आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, जहाँ आइडियोलॉजी के थ्रू तुम किसी पे कंट्रोल कर रहे हो, किसी की आइडियोलॉजी ऑपरेट कर रहे हो। रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस, जहाँ तुम्हारा पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, प्रिजन हो गया, जहाँ फोर्स या कोरिजन की थ्रू आप किसी पे को ऑपरेट कर रहे हैं, किसी को कंट्रोल कर रहे हैं।
ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। वहीं अब हम आ गए हैं फेमिनिज्म में। फेमिनिज्म की बात करूँ तो दो मेन जो तुमको याद रखनी है वो एक याद रखनी है बेल हुक्स। बेल हुक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुमको डबल मार्जिनलाइजेशन भी देखने को मिल रहा है। एक है ट्रिपल मार्जिनलाइजेशन, वो किस में है जल्दी बताओ, सोचो। बेल हुक्स मतलब ये अपना नेम भी लोअर केस में रख रही हैं। सोच रहे हो क्यों रख रही हैं भाई, बताओ क्यों रखा है नेम लोअर केस में। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ फेमिनिज्म की जैसे ही, तो वहाँ अदर सेक्स वाली जो बात आती है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमेन, ये साइमन डी विवोर। या फिर मैं मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बात करूँ जो देखने को मिलता है। गाइनोक्रेटिसिज्म की अगर मैं बात करूँ इलेन शोवाल्टर का, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुमको याद रखनी है ना। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक होते हैं, मतलब रीडिंग मेल टेक्स्ट जो अलग होते हैं, और गाइनोक्रिटिसिज्म मतलब स्टडीइंग वुमेन्स राइटिंग एज इट्स ओन ट्रेडिशन। गाइनोक्रिटिसिज्म और फेमिनिस्ट क्रिटिक में अंतर है, वो याद रखोगे तुम लोग। और वहीं अगर मैं बात करूँ जेंडर परफॉर्मेटिविटी जो था जेंडर ट्रबल का, है ना, बटलर का, वो याद रखोगे, ठीक है। फेमिनिज्म में कितनी वेव थी फेमिनिज्म की, वो याद रखोगे। वर्जीनिया वुल्फ तो याद रहेंगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो तुमको पढ़नी है। अभी तक तुमने 3 वेव नहीं पढ़ी है फेमिनिज्म की, तुमको फोमो हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम प्लेलिस्ट पे जाओगे, देखोगे, आज मैक्सिमम 45 मिनट या 1 घंटे के अंदर चलो, और तुम 2x पे देखोगे तो तुम आधे घंटे में देख लोगे और तुमको एकदम सॉलिड कंटेंट मिला हुआ है। अभी भी अगर तुम पे टाइम है 1-2 घंटा तो निकाल लो और देख लो। कभी तुम इतना लेट नहीं होते हो कि छोड़ो रील कम देखो, ये देख लो, ठीक है। अगर मैं वहीं अगर पोस्ट कॉलोनियलिज्म में चली जाऊँ और ओरिएंटलिज्म की बात करूँ एडवर्ड सईद की, जहाँ पे ओरिएंटलिज्म सुनते ही लोगों को लगता है पता नहीं क्या थ्योरी है, क्या चीज़ है। तो इसमें बस इतना था कि हम इसमें ईस्ट को एज ए एग्जॉटिक या इन्फीरियर दिखा रहे होते हैं वेस्ट के कंपैरिजन में, और वेस्ट को बहुत ऐसा दिखाते हैं अरे यही सुपीरियर है, यही मेन है। भाभा का इसमें मिमिक्री का कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है, हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्पिवाक का सबल्ट्रन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये जो होली ट्रिनिटी है इन 3 लोगों की, इनको याद रखना है, सईद का ये जो है, ठीक है। पेपर 1 का भी मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन कराया, अभी तक नहीं किया है। 40 मिनट में डू यू बिलीव कि मैंने 10 यूनिट तुमको रिवाइज कराई हैं पूरा अच्छे से डिटेल में। नहीं देखा है देख लेना, ठीक है। न्यू हिस्टोरिज्म भी मैंने पढ़ाया था, कल्चरल मटेरियलिज्म भी पढ़ाया था। न्यू हिस्टोरिज्म में मैंने तुमको ग्रीन ब्लड के बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत सारी बातें की थी मैंने। वहीं अगर मैं बात करूँ जोनाथन डोलेमोर या एलन सिनफील्ड की कल्चरल मटेरियलिज्म में, तो वो तुमने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद रख रही हूँ। चलो सारी बातें बात की बात है, इन दो का डिफरेंस मेरे को एक बार कमेंट डाउन करके बता दो क्या क्या है। अब मेन थ्योरी जो तुम्हारी आती है, जो सबसे अच्छी भी लगती है लोगों को, वो होती है तुम्हारी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में बेसिकली बात रीडर पे सारी बातें ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होती है कि टेक्स्ट जो है मेन तुमको याद रखने हैं रोलिंड बार्थ्स। उनका कहना है डेथ ऑफ द ऑथर, कि एक चीज़ के पब्लिश होने के बाद ऑथर की मृत्यु हो जाती है और रीडर का जन्म हो जाता है। अब रीडर ही इंटरप्रेट करता है, रीडर ही मीनिंग फॉर्म करता है, उसमें ऑथर का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ऑथर की लाइफ से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। रोलिंड बार्थ्स की बात हो गई। या फिर मैं बात करूँ वोल्फगैंग आइजर की, तो आइजर का वो जो ब्लैंक वाला कॉन्सेप्ट था, गैप वाला, वो याद रखोगे। आइजर के साथ अगर मैं बात करूँ हॉराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशन किसका कॉन्सेप्ट है, जल्दी कमेंट डाउन करो। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो तुमको पकड़ के रखने ही रखने हैं साथ में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। और मैं उसमें की हूँ नहीं कि तुमको एक एक हुक्स हर 1-2 मिनट पे मैं दूँ और कहूँ ठहरो यहाँ, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को सही और गलत का अंदाज़ा होता है, वो ठहर जाते हैं, है ना। अगर तुमको पहली बार ये चैनल मिला है, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम और चीज़ें पढ़ सकते हो सकता है तुम्हारा फ़ायदा हो जाए लास्ट टाइम पे, क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग द डोज यू एक्चुअली नीड, एंड लिमिटेड टाइम में हम तुमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वे में कराने की कोशिश करते हैं और कराते भी हैं।
स्टैनली फिश की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ वाला है, इनका एक वर्क है जो बहुत फेमस है ना, उसका ज़रा वर्क आंसर कमेंट डाउन कर दो। मतलब मैं तुमसे अगर इस पूरी वीडियो में, मान लो अगर ये आधे घंटे की वीडियो है और इसमें अगर मैं तुमसे 20 सवाल भी पूछ रही हूँ, 20 में से तुमको कम से कम 10 के तो आंसर देने ही चाहिए ना। हर रील पे कमेंट तो बहुत जल्दी कर देते हो, सेव तो बहुत जल्दी कर देते हो, रिएक्ट तो बहुत जल्दी कर देते हो। यहाँ तुम आंसर दोगे तो तुम्हारी यहाँ कोई बेइज्जती करने नहीं आ रहा है, तुमको खुद में अच्छा महसूस होगा, तुम्हें लगेगा हाँ मुझे ये चीज़ आती थी। समझ रहे हो? तो ये सारी वो चीज़ें थी जो तुमको जानना था। अब कुछ बच्चों का कन्फ्यूज़न होगा कि आपने ब्रिटिश लिटरेचर करा दिया, आपने लिटरेरी थ्योरी करा दिया, अब आप मुझे ज़रा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी करा दो। तो अगर मैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी करा दूँ तो मैं तुमसे सबसे पहले बात ये पूछूंगी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला नॉवल कौन सा है, बताओ। अगर नहीं मालूम तो सुन लो। सबसे पहला जो नॉवल है वो तुम्हारा है राजमोहन्स वाइफ। राजमोहन्स वाइफ का होता है वो 1864 का है। 1864 का राजमोहन्स वाइफ ये किसके द्वारा है? राजा राम मोहन भी बोल लेना, राजमोहन्स वाइफ है, ठीक है। राजमोहन्स वाइफ किसके द्वारा है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा है। और अगर मैं तुमसे और पूछूं, सॉरी, अगर मैं तुमसे और पूछूं फर्स्ट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के पोएट कौन हैं, तो उन पोएट में तुमको याद रखना है HLV डिरोजियो का नाम। ये कहाँ हुए थे? ये कलकत्ता में हुए थे और इनका रोमांटिक इन्फ्लुएंस के लिए ये जाने जाते हैं। और ये बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी, 22 साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में वुमेन पोएट कौन है, वुमेन पोएट कौन है, तो उसमें तुमको याद रखनी है टोरू डट। अच्छा, मेरे को एक और नाम बता दो ज़रा, याद आ गया, आफरा बहन मैम, ये कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये कौन है? टोरू डट की भी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, इनकी भी 21 साल में ही मृत्यु हो गई थी। और इनका जो एक वर्क है एंशिएंट बैलेड्स एंड द लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है, तो वो तुम याद रखोगे। टैगोर के जितने भी नोबल कनेक्शंस हैं, नोबल प्राइज़ हैं, वो पढ़ लेना, उनको क्या क्या बोला गया, वो किस किस के लिए सम्मानित किए गए, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का भाई मैंने 1 घंटे में पूरा 1 शॉट बना रखा है, वहाँ से रिवाइज़ कर लो, यू आर सॉर्टेड। बिग 3 आते हैं, बिग 3 जो आते हैं वहाँ तुम्हारे 3 लोग आते हैं, आनंद राव और नारायण। आनंद का अनटचेबल तुमको याद रखना है, नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड, और राजा राव का कांथापुरा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बिग 3 को मत भूलना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स, तो वो भी याद रखना। पहला किसको मिला? जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा को अगर तुम अभी तक नहीं पढ़े हो, पढ़ लो, क्योंकि जयंत महापात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ लेते हैं इनके करेक्टर्स तक, पूछ लेते हैं इनके वर्क्स के करेक्टर्स तक पूछ लेते हैं। जैसे कि जयंत महापात्रा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही अगर मैं बताऊं सलमान रशीदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सलमान रशीदी का मैंने तो एक अलग लेक्चर पूरा बना के तुमको पढ़ाया है, पढ़ लेना। वहीं महेश दत्तानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। महेश दत्तानी के साथ में तुम डिसेबिलिटी स्टडीज़ में जैसे कि के पर्सपेक्टिव से भी ये पढ़ते हो, तो उसमें भी तुमको देखने को मिलेंगे। दत्तानी है या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो इनको पढ़ लेना। अरुंधति रॉय है, अमिताभ घोष है ना, कमला दास है, तो ये सारे वो हैं जो पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैंने कहा ही है कि 1 घंटे में वो सारी चीज़ें कराई हुई कर लेना। अब मैं तुमको क्या इम्पोर्टेंट कराने वाली हूँ, लास्ट के 2 मिनट में कोशिश करूँगी फटाक से करा दूँ। वो ये है, 1 मिनट पन्ना भर जाता है। अमेरिकन लिटरेचर भी मैं फटाक से करा देती हूँ तुम्हारा रिवाइज। अमेरिकन लिटरेचर में 2 मेन चीज़ें, तो ये जो मैंने तुमको बताया था ना, कहाँ गया, ये जो मैंने तुमको यहाँ पे मेन चीज़ें बताई थी कि ये तो पढ़ ही लेना, उसमें से मेन जो चीज़ें हैं वो मैं तुमको फटाफट से रिवाइज, एक ओवरव्यू भी मिल रहा है, रिवीजन भी मिल रहा है कि क्योंकि जब तुम अगर पहली बार भी अगर देख रहे हो, तो तुम जब रिवाइज़ करोगे ना, तो तुमको एक वो आइडिया रहेगा कि
ये बताया था इम्पोर्टेंट, ये तो पढ़ना ही है ना। अमेरिकन लिटरेचर में अगर मैं बात करूँ तो नोबेल प्राइज़ के ऑर्डर याद कर लेना। एक लॉस्ट जनरेशन तुमको देखने को मिलेगा, कॉइन्ड बाय गर्ट्रूड स्टेन। उसके साथ में दो मेन फिगर हैं, एक तुम्हारे अर्नेस्ट हेमिंगवे के साथ साथ एक है वॉल्ट विटमैन। ये दो लोग हैं जिनके बारे में तुमको अच्छे से पढ़ लेना है। इन दो लोगों के बारे में तुमने पढ़ लिया तो समझो तुमको मैक्सिमम चीज़ें पता लग जाएंगी, है ना। वॉल्ट विटमैन का एक लीव्स ऑफ ग्रास वर्क है वो है, या फिर मैं लॉस्ट जनरेशन कह रही हूँ, तो ये वो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तुम जब पढ़ोगे, इसका भी मैंने तुमको वन शॉट बनाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, वहाँ से भी तुम रिवाइज़ कर सकते हो। उसके साथ में एक जो अभी जल्दी में भी रिवीजन कराया इसका, मैं बता रही हूँ, मैंने इस मास्टर सीरीज़ में तुम्हारा सिलेबस सिर्फ कंप्लीट नहीं कराया, मैंने तुम्हारे मल्टीपल रिवीजन कराए हैं, और हर तरीके से ट्रैप्स, कन्फ्यूज़न, ट्रिक्स, सब चीज़ें। अगर मैं बात करूँ हार्लेम रेनेसांस या बीट जनरेशन या फिर लॉस्ट जनरेशन या फिर हार्लेम रेनेसांस हो गया, या फिर टोनी मॉरिसन का वर्क हो गया, या प्लैथ हो गया, है ना। ये सारे वो चीज़ें हैं जो तुमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और इसके साथ में एक चीज़ जो मैं पता नहीं अभी जस्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट आई वॉज अबाउट टू से, इसमें ना, हाँ देखो आ गया, एक वो ट्रांसेंडेंटलिज्म वाला जो पार्ट है जहाँ तुमको पॉजिटिविटी देखने को मिली, होप देखने को मिली, वहीं एक जो डार्क रोमांटिसिज्म वाला टाइम है ना, जहाँ तुम्हें हॉरर देखने को मिला। ये चीज़ें तुम अच्छे से रिवाइज़ कर लेना उस वन शॉट से, ठीक है। कुछ लिटरेरी टर्म्स फिर से मैं बता दे रही हूँ, जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि लिटरेरी टर्म्स हो गए, या फर्स्ट लाइन हो गई, या आपको फर्स्ट लाइन्स के साथ साथ लिटरेरी टर्म्स ऐसे नहीं है, सारे कैटेगराइज्ड हैं। ड्रामा के अलग हैं, पोइट्री के अलग हैं, नॉवल के अलग हैं, वैसे अलग हैं, लाइक पेरिपेशिया है, कैथारसिस है, एनाफोरा है, विल्ड्रंस रोमन है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स है, या फोरग्राउंडिंग है, डेविएशन है, पैरेललिज्म है, होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि तुमको पढ़नी ही पढ़नी है। तुमको ये वन शॉट 30 मिनट का मिला हुआ है पहले से। तुम अभी डे 40 ऑनवर्ड्स में देखोगे तब तुमको मिल जाएगा। रिवाइज़ भी कराया है, पढ़ाया भी है, वहाँ से पढ़ सकते हो। मिनिमल पेयर क्या होता है जल्दी से कमेंट डाउन करके बता दो। वहीं मैं 4 मैगज़िम होती हैं ग्रीस की, ये ज़रा मेरे को कमेंट डाउन करके बता दो, मतलब मेरा दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों की तैयारी से, ठीक है। ये चीज़ें मेरे को इतनी बताओ, और मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। तुम्हारा रिवीजन एक अच्छे तरीके से हो गया होगा। और अनाउंसमेंट मेरे को ये करना है कि जैसे कि ये मास्टर सीरीज़ हमारी ख़त्म होने वाली है, तो डे 44 पे कह लो या 46 पे कह लो, ये 2 मॉक मैंने ये दिए हैं, एक 42 पे भी दिया था। अब मैं तुमको एक फुल मॉक जो दूंगी वो दूंगी डे 49 पे। और अभी आज 47 में मैंने रिवाइज़ कराया है, 48 में मैं कुछ चीज़ें रिवाइज़ कराऊंगी, इसमें कुछ यूनिक चीज़ें भी ऐड करूंगी। और 49 में एक फुल मॉक देंगे, और 50 में हम पूरी अपनी मास्टर सीरीज़ कॉन्क्लूड करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लगेगा कि वाओ, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरीज, लिटरेरी टर्म्स, और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, सारी थ्योरीज पढ़ ली। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। एक तुम लोगों को रिवाइज़ कराने की कोशिश रही है मेरी। अब तुम लोग क्या करोगे इसके बाद? ये एक काम करोगे, अपने वीक एरियाज लिस्ट बनाओगे और देखोगे कहाँ पे कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। आरसी के क्वेश्चंस मैंने तुमको टेलीग्राम ग्रुप पे पहले से दिए हुए हैं, आरसी लगाते रहो। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जितने लगाओगे इसमें नंबर नहीं गंवाने हैं, और वीक एरियाज़ की लिस्ट बना के उस पर काम करने हैं, और अपना स्कोर कमेंट डाउन करना है पेपर 1 का। पेपर 1 में तुम्हें 10 में से कितनी यूनिट अच्छे से आती हैं ये कमेंट डाउन करके बताना है। ये इसलिए भी बताना है क्योंकि तुमको खुद में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मिलेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलेगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, तुम दिखावा कर रहे हो कि सच में कर रहे हो, ठीक है। उसकी बेसिस पे तुम ये अपनी सारी चीज़ें देखोगे, करोगे। और पेपर 1 का भी मैंने रिवीजन करा दिया है, सब कुछ करा दिया है। मैं अपने साइड से मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं, और साथ में मैं अगर तुमको बताऊं कि तो मॉक भी दे रही हूँ, शॉर्ट्स में भी कुछ ऐसे
PY के उस टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो डाल रही हूँ, तो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना फीडबैक देना, कम ऑनेस्टली बताना 10 में से कितनी यूनिट तैयार हैं तुम्हारी, क्योंकि पेपर 1 सच में तुम्हारा स्कोर बदल सकता है। पेपर 1 को इग्नोर मत करना, बहुत बच्चे कर देते हैं, बट तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। चलो, इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तो कल की क्लास में। और जो भी दिक्कत समस्या परेशानी हो कमेंट डाउन कर देना। आम है अब चैनल पे तो हो ही हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ही अभी लास्ट के जो भी दिन है वहाँ पे ही तुम लोगों को कंटेंट मिलेगा, ठीक है।